हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू सो वेल। आज ये सेमीकंडक्टर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और उसके अलावा होगा बैंड थ्योरी, बैंड एनर्जी थ्योरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में देखो, सॉलिड जो वो क्लासीफाइड है मेनली टू कैटेगरी में। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी उनको क्लासीफाई किया गया, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। और जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी फर्दर ये डिवाइडेड है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। जो कंडक्टर होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। और जो हमारे पास इंसुलेटर है उनकी लो कंडक्टिविटी होगी, हाई रेजिस्टिविटी होगी। जो सेमीकंडक्टर है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मीन उनकी जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है सिग्मा। सिग्मा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टर की जो एग्जांपल है वो देख सकते हो मेटल, और इंसुलेटर की जो एग्जांपल है वो रबर, वुड और प्लास्टिक, डायमंड। और सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है यहाँ पर देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, बेस्ट एग्जांपल है। और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होते हैं गैलियम आर्सेनाइड और CdS। उसके अलावा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है जैसे एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन के अलावा और क्या है, पॉनिलिन। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मेजर इसमें ये डिस्कस करेंगे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आती है हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में हम एटम के बारे में यहाँ जानेंगे, थोड़ी इंट्रोडक्शन होगी एटम के बारे में, आपको मिल जाएगी यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही एक तरह की ये। तो एक आइसोलेटेड एटम, एक एटम हमने कंसीडर कर लिया, जैसे सिलिकॉन कंसीडर कर लिया। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p2। इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से 8 और 4। अब ये जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सपोज करो E1 मैंने कंसीडर कर ली, और जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी E2 कंसीडर कर ली। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी E1 थी, और जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 थी। तो एनर्जी इनकी अलग अलग है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी अलग होती है, और जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। इसी को बोलते हैं हम एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ओके। तो एनर्जी लेवल आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बनाई हुई है डायग्राम। इस तरफ एनर्जी, इस तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ओके। जो 3 है उसको बोलते हैं बैलेंस एनर्जी। बैलेंस एनर्जी थर्ड वाली, ठीक। तो फॉर ए मेटल, सॉरी फॉर ए गैस, पेपर और दैट ऑफ मटेरियल सेम एनर्जी आर अवेलेबल। तो पता ही है ये। अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होंगे, एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल वो इंक्रीज होता रहेगा। फर्स्ट की एनर्जी लेवल कम होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो जहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, जो थर्ड में उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड। उसका रीज़न सुनो, रीज़न क्या है। जो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये बिल्कुल न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी ओर खींच के रखेगा, बिल्कुल टाइट रहेगा। तो इसमें वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन नहीं होगी, थर्मल वाइब्रेशन नहीं होगी। अब जो दूसरा है, दूर है जुड़ा, जो दूसरा सिलिकॉन न्यूक्लियस से दूर है, सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा डिस्टेंस पर है,
डिस्टेंस पर है तो इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि थर्मल वाइब्रेशन होगी, ये हिलेगा अपनी पॉइंट पर, वाइब्रेट करेगा मतलब उसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी इसने गेन कर ली इन द फॉर्म ऑफ हीट कह सकते हैं। अब जो कोई और इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया यहाँ पर, ये बहुत दूर है, अब न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस की जो इसके ऊपर ग्रिप है वो थोड़ी कम होगी और इसके पास थर्मल वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, ये वाइब्रेट आराम से करेगा, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे ही हम नंबर ऑफ़ एटम इंक्रीज़ करते हैं तो जो एनर्जी का लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आता है एनर्जी बैंड क्या होता है। अब एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे जो वो सिलिकॉन एटम है, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है। अब जैसे सिलिकॉन एटम क्लोज होंगे एक दूसरे के पास आएंगे, पास ही होंगे, अगर मान लो दूर है तो इसकी एनर्जी जो होगी सेकंड ऑर्बिट की और इस सेकंड ऑर्बिट की दूसरे वाले की सेम होगी, और जो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की है सिलिकॉन की यहाँ पर और सेकंड जो सिलिकॉन होगा एटम उसकी एनर्जी भी सेम होगी जब ये दूर है आपस में। जब ये क्लोज आएंगे तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेंगे बॉन्डिंग के साथ और एनर्जी उनकी स्प्लिट हो जाएगी, एनर्जी अलग हो जाएगी, एनर्जी की फॉर्म अलग हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। उनकी एनर्जी अलग हो गई, हमने एनर्जी अलग कंसीडर कर ली कि उनकी एनर्जी का लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, कोई कंसीडर कर लिया हमने, ठीक। अब उनकी एनर्जी तो चेंज आ गया, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी में चेंज आ गया जैसे ये क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम एक दूसरे के क्लोज है। अब जो लोअर एनर्जी लेवल के हैं, मीन यहाँ पर है, इनके पास एनर्जी कम है और इनके पास एनर्जी कम है तो इनके एनर्जी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि ये टाइटली बाउंड है ऐसे, इसके साथ इनकी एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इनकी एनर्जी एज इट इज़ ही रहेगी। तो एनर्जी किन की चेंज होगी, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहाँ पर एनर्जी लेवल इसका बना हुआ एटम 1 एटम 2 के लिए, जहाँ पर देखो लोअर में N=1 के लिए जो है वो एनर्जी लेवल पॉपुलेटेड है। उसका रीज़न यही है, ठीक है, कि ये जो पॉपुलेटेड है इसका रीज़न ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास है बिल्कुल भी इनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई। अब देखो एनर्जी बैंड में यहाँ तो आगे बैलेंस बैंड, ये आ गया ऊपर कंडक्शन बैंड। क्या होता है बैलेंस बैंड, क्या होता है कंडक्शन बैंड, अभी क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस बैंड एक एनर्जी का लेवल था, एक एनर्जी का ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी का लेवल मान लिया, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन थे जो बैलेंस शेल में है। जितने भी बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे उनका एक एनर्जी का लेवल चेंज हो जाएगा। क्योंकि सिलिकॉन के पास सिलिकॉन जाएगा तो एनर्जी लेवल उनका चेंज हो जाएगा। जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उन सब की एनर्जी को हमने जब देखा तो उनका जो लेवल था, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक थी, उसको एक लेवल कंसीडर कर लिया एनर्जी का, उस लेवल को ही बैलेंस बैंड बोल दिया गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल उसको क्या बोला गया, बैलेंस बैंड। किन का, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी लेके जंप करके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। उनकी एनर्जी एक और लेवल कंसीडर कर लिया कि वो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उनकी एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी लेवल को या उस एनर्जी ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हमने क्या कंसीडर किया, क्या माना, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बैलेंस बैंड भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, बैलेंस बैंड एक ग्रुप ऑफ एनर्जी है, ग्रुप ऑफ एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंसीडर कर ली। उसमें वो इलेक्ट्रॉन थे जो बैलेंस शेल में थे और लूजली
बाउंड थे। और कंडक्शन बैंड में एक एनर्जी लेवल माना, कंडक्शन बैंड एक एनर्जी लेवल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन थे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए और फ्री हो गए, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट फ्लो करते हैं। अब आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप है, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड में से इसमें से बैलेंस बैंड को कम कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। इसका मतलब है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिफरेंस है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। अब बात करते हैं विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, तो विड्थ जो है वो हम इससे डिसाइड करते हैं कि विड्थ वो किस तरह की होगी। ठीक है, विड्थ कितनी होगी ये डिसाइड होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ कैसे बाउंडेड है। अब आता है सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है और बैलेंस बैंड है ये फिल है। एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी होती है, और जो बैलेंस बैंड है ये फिल होती है। पर डिफरेंस ये है कि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम होता है, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको ये याद रखना है। अब जो होता है हमारे पास कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है ये ओवरलैप होते हैं, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है। ओके, अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ये नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये बोलेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ऑन सेमीकंडक्टर, इस स्लाइड में ये देखेंगे। अब जो प्योर सेमीकंडक्टर हमने लिया, जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, ये प्योर है, उसमें कुछ और ऐड नहीं किया हुआ, बिल्कुल प्योर फॉर्म है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर जो हीट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। अब एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री केल्विन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें, बैलेंस बैंड में, और ये कंडक्शन बैंड है। तो एट 0 डिग्री टेम्परेचर, एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ये जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएं और फ्री हो जाएं, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है। अब जैसे हमने रूम टेम्परेचर दिया, एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ, रूम टेम्परेचर जैसे मान लो 298 डिग्री केल्विन, ठीक है, सर्दियाँ तो इतना मान सकते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, जिन इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, वो ये इसको याद रखना, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जंप करके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब आता है इंट्रिंसिक, यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ होल के इक्वल होंगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जो थे
वो जंप करके कंडक्शन बैंड में गए बैलेंस बैंड से, तो 4 यहाँ पर ये होल क्रिएट हो गए। ये जो ना गोल गोल ये डॉट है, सॉरी ये होल है, ये होल है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जहाँ है यहाँ पर 4 होल है। Ni क्या होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni जो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। दूसरा नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैसा नेचर है उनका। तो हर मटेरियल के लिए, हर मैटर के लिए, या ऐसे मानेंगे कि अलग सेमीकंडक्टर होगा, उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, या माने कि ये डेल्टा Eg अलग होगा। सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए अलग होगा, जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा Eg अलग होगा, या हम बोलें कि इसका नेचर फिर अलग है। अब ये तो होल है, पता चल गया आपको होल का कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिनके पास टेम्परेचर T है। तो आप इस तरह से याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जो 3/2 kT, जिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन 3/2 kT एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से, कहाँ से? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये तो लिखी हुई है। टी जो है वो टेम्परेचर है। और डेल्टा Eg एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, होल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी देखते हैं क्या है ये। अब ये एक सिलिकॉन है, ऐसे सिलिकॉन, इसको मैं दोबारा ड्राइव बना देता हूँ। यहाँ पर ये सिलिकॉन है, ये टेट्रावैलेंट है, हमें पता है। ये सिलिकॉन है और यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकॉन है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन एटम जो है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन जाएगा। ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और इसी तरह से यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अब एट 0 डिग्री टेम्परेचर, एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये बिल्कुल जो सेमीकंडक्टर है ये बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। उसका रीज़न ये है कि एट 0 डिग्री केल्विन पर इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो सके। क्योंकि ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर लाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर लाने के लिए इसको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे समझ सकते हैं। और जैसी इसको एनर्जी दी, जो थर्मली एक्सेलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या एक होल क्रिएट हो गया। अब बाकी भी तो बॉन्ड जो है इनमें भी वाइब्रेशन हो रही है एनर्जी की वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वो भी यहाँ सीट ऑक्यूपाई कर लेगा, तो यहाँ होल आ गया। तो इस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे समझो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं टेम्परेचर से रिलेटेड। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर की पहली बात करते हैं। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हमने रेज़ किया। जैसे ही टेम्परेचर रेज़ किया तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके यहाँ आके, जंप करके यहाँ आके मेन कंडक्शन बैंड में चले गए। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो गए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए तो फ्री नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी
इंक्रीज़ हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ मीन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस कम हो गई तो अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव आ गया। अल्फ़ा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये कम हो गया। तो ये याद रखना, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब बात करते हैं आगे कंडक्टर की। कंडक्टर का जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमें पता है कि रिलेशन हमने पढ़ रखा है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो गई तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल बिटवीन द कोलिजन वो भी कम हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी वी डी कम हो गई। अब वी डी कम हो गई तो हमें पता है रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो करंट भी कम हो गया। करंट अगर कम हुआ इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई, तभी करंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई इसकी, किसकी, कंडक्टर की। तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था कंडक्टर के बारे में। अब बात सेमीकंडक्टर भी कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, सपोज कर लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ वो मूव करके कंडक्शन बैंड में चले गए, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। अब यहाँ पर देख लो, ये इस स्लाइड में है, ये देखो, ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा आपको। अब ये इंसुलेटर, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सेम सेमीकंडक्टर की तरह उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई तो अल्फ़ा भी इसका कम हो जाएगा। ठीक है, सेम सेमीकंडक्टर का ही रोल है इसमें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में पीएन एनपीएन सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।